भारत में स्टारलिंक को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्या भारत को स्टारलिंक अपनाना चाहिए या नहीं। इसको जानने के लिए हमारे को दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला कि स्टारलिंक का उद्देश्य क्या है, वो किस पर्पज़ से बना है, और दूसरा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का स्टारलिंक को लेकर क्या असेसमेंट है। आज के इस वीडियो पे इन दोनों गहरे विषयों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये जाननी है कि 1980 के दशक में जब शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था, तो 1980s में कोल्ड वॉर में अमेरिका का सबसे बड़ा एडवर्सरी अगर कोई था तो वो सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन को टैकल करने के लिए अमेरिका ने दो बड़ी स्ट्रैटेजीज़ बनाई। सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी कि सोवियत को अफ़गानिस्तान में लाकर उसके खिलाफ एक जिहाद मैन्युफैक्चर करके और वहाँ पर उसके सारे रिसोर्सेज को ड्रेन किया जाए। एक जगह पर जब ये चल रहा था तो दूसरी जगह पर अमेरिका ने एक सोवियत के साथ लड़ाई लड़ने के लिए स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट को चालू किया। स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि वो स्टार वॉर्स के तहत ये इंश्योर करना चाहता था कि सोवियत यूनियन अलग अलग प्रकार की सैटेलाइट्स बनाए, उन सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी बनाए, क्योंकि अमेरिका बेसिकली स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट के तहत सोवियत यूनियन के खिलाफ एक स्पेस लेवल पर वॉर को छेड़ना चाहता था। सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सोवियत यूनियन हमेशा से रिएक्टिव था। वो रिएक्टिव था का मतलब ये है कि जब भी अमेरिका कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करता था, उस प्रोजेक्ट के लिए वो रिएक्ट करता था, और वो रिएक्शन में ये समझ नहीं पाता था कि अमेरिका का आफ्टर ऑल और एक्चुअल उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य सिर्फ हमेशा से ये होता था कि वो सोवियत के पैसे को ख़त्म करना चाहता था, जिसकी वजह से सोवियत के पास जब फाइनेंशियल लेवल पर ड्रेन हो जाए तो सोवियत यूनियन अपने आप टूट जाएगा। और यही चीज़ अमेरिका ने करी। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो स्टार वॉर्स का प्रोजेक्ट था, उसके तहत एक जगह पर जब उसने ये सक्सेस ज़रूर प्राप्त करी कि वो सोवियत को ब्लीड कर पाया, लेकिन दूसरी चीज़ क्या थी? स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट के तहत जो अमेरिका की CIA थी, अमेरिका की CIA उस समय अमेरिका की बड़ी प्रसिद्ध कंपनियों के साथ काम करती थी। वो कंपनियां कौन सी थी? वो कंपनियां होती थी जैसे कि बोइंग, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन। इन प्रकार की कंपनियों के साथ अमेरिका की CIA, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मिल के काम करता था, और एक कॉन्सेप्ट अमेरिका में चल बैठा था जिसको हम कहते थे मिलिट्री सिविल फ्यूजन। और ये जो मिलिट्री सिविल फ्यूजन का कॉन्सेप्ट अमेरिका में चला, जिसमें स्टार वॉर्स एक प्रोजेक्ट था जिसका ऑब्जेक्टिव सोवियत यूनियन को डिफीट करने का था, उस प्रोजेक्ट में एक जगह पर सोवियत यूनियन डिफीट ज़रूर हुआ, लेकिन क्या ये मिलिट्री सिविल फ्यूजन का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ? इसका आंसर है नहीं। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और CIA ने जब मिलकर बोइंग, लॉकहीड मार्टिन इस प्रकार की कंपनियों के साथ काम किया, और उन कंपनियों ने अमेरिका के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने के लिए अपना पैसा लगाया, अपनी पूंजी, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई, उस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे इन कंपनियों को लॉसेस झेलने पड़े, क्योंकि उस समय अमेरिका एक एक्सपेरिमेंटेशन कर रही थी। अमेरिका प्राइवेट सेक्टर के पैसे के साथ मिलकर देश में इस प्रकार की प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी। तो इस प्रोजेक्ट के तहत दो चीज़ें एंड में ज़रूर हुई। सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, जो कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, लेकिन दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था कि एक मिलिट्री सिविल फ्यूजन का टेम्पलेट बना पाए, वो कामयाब नहीं हो पाया। इस रीज़न से जब कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध खत्म हुई, इस शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और CIA ने अपनी रणनीति बदल दी। इस नई रणनीति के तहत उन्होंने एक नई चीज़ करी, और नई चीज़ ये थी कि अब उन्होंने मिलिट्री सिविल फ्यूजन के बजाय अब उन्होंने गेम खेलना शुरू करा सिविलियन लेवल पर। अब अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और CIA ने एक नई रणनीति के तहत ये बोला कि अब क्योंकि हमारा सोवियत यूनियन, जो कि कोर एडवर्सरी था कोल्ड वॉर का, अब वो क्योंकि ख़त्म हो गया है, तो अब हमें ग्लोबल डोमिनेंस लेवल पर जाना है। अब हमें अमेरिका को एक सुपीरियर ग्लोबली डोमिनेंट देश बनाना है, अमेरिका को विश्व का सुपर पावर स्थित करके प्रसिद्ध करना है। इस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना है? अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने और CIA ने अपने पुराने एग्जाम्पल के तहत स्टार वॉर्स वाले एक नया टेम्पलेट क्रिएट किया। इस नए टेम्पलेट में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले इस नए टेम्पलेट में उन्होंने अब ये बात बोली कि अमेरिका को अगर विश्व की सबसे पावरफुल शक्ति बनाना है, अमेरिका को अगर ये इंश्योर करना है कि वो विश्व की नंबर 1 शक्ति बनी रहे और ग्लोबली एक डोमिनेंट प्लेयर बनी रहे, तो उसमें हमें प्राइवेट सेक्टर का समर्थन लेना है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का समर्थन अब हमें इस प्रकार से लेना है कि हमें प्राइवेट पूंजी नहीं लेनी है जो हमने स्टार वॉर्स के टाइम ली। अब हमें
प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रैटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। इस स्ट्रैटेजिक गाइडेंस के तहत हम प्राइवेट सेक्टर को वो चीज़ों में सपोर्ट देंगे जो प्राइवेट सेक्टर से हमें चाहिए, यानी कि हम प्राइवेट सेक्टर का प्रयोग अब उस प्रकार से करेंगे जिससे कि प्राइवेट सेक्टर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को तो बढ़ा ही बढ़ाए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ऑब्जेक्टिव्स और मिलिट्री के ऑब्जेक्टिव्स अगर सिंक्रोनाइज हो जाए, प्राइवेट सेक्टर के ऑब्जेक्टिव्स और अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ऑब्जेक्टिव्स अगर सिंक्रोनाइज हो जाए, तो उससे अमेरिका की प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस, अमेरिका की इंटेलिजेंस का डोमिनेंस, अमेरिका की मिलिट्री का डोमिनेंस पूरे विश्व तौर पर बना रहेगा। इस कॉन्टेक्स्ट के तहत अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस गेम में यहाँ पर शीत युद्ध खत्म होने के बाद स्पेस एक्स को अब आप समझ पाएंगे, जो कि एलन मस्क की कंपनी इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एंटर करी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने एलन मस्क जैसे व्यापारी के साथ मिलकर 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स इस गेम में कंसेप्चुअलाइज करे। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था ये मत भूलिएगा। ऑब्जेक्टिव था कि अमेरिका की इंटेलिजेंस की सुप्रीमेसी, अमेरिका की मिलिट्री की सुप्रीमेसी, ये दोनों पॉसिबल होंगे अगर अमेरिका के प्राइवेट सेक्टर की, अमेरिका के जितनी निजी कंपनियां हैं उनकी बेसिकली कॉम्पिटिटिवनेस और सुप्रीमेसी बनी रहेगी। वो तब होगी जब उनके गोल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका की मिलिट्री, अमेरिका की इंटेलिजेंस के ऑब्जेक्टिव्स के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। तो ये करने के लिए अमेरिका की मिलिट्री ने एलन मस्क जैसे व्यक्ति, जो आज की वीडियो का हमारा चर्चा है, उसके साथ समर्थन किया। और यहाँ पर याद रखिएगा कि सिर्फ एलन मस्क अकेला नहीं है, यहाँ पर एलन मस्क एक व्यक्ति है। कभी दोबारा वीडियो बनाकर अगर आवश्यकता हुई तो हम चर्चा करेंगे कि जेफ बेजोस जैसा व्यक्ति जो है उसने किस प्रकार से इनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस के गोल्स की मदद करी। पर आज एलन मस्क के ऊपर चर्चा। तो एलन मस्क के साथ अमेरिका की मिलिट्री ने, अमेरिका की इंटेलिजेंस ने, यानी कि कहने का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और साथ ही में बेसिकली जो है अपना CIA, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले स्टारलिंक के पूरे प्रोजेक्ट को कंसेप्चुअलाइज किया। स्टारलिंक के प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टारलिंक को बोला गया कि आप एक निजी कंपनी हो, आप निजी कंपनी के तहत विजुअलाइज करो लॉन्ग रन में कि कमर्शियल लेवल पर हम कैसे आज की डेट में लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट डालकर और एक कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स मतलब भरपूर छोटी छोटी सैटेलाइट्स डालकर कैसे कमर्शियल लेवल पर लोगों को पहली बार सैटेलाइट बेस्ड पे सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए। एक जगह पर जहां एलन मस्क की कंपनी को ये डायरेक्शन देकर, ये दिशा दिखाकर अमेरिका ने उसको एक कमर्शियल वेंचर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आज की डेट में सैटेलाइट्स के थ्रू प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग शुरू करी, उसके साथ R&D करा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ इनोवेशन का कल्चर क्रिएट करा। दूसरी जगह पर इसी एलन मस्क के साथ अमेरिका ने और अमेरिका की ये जो मिलिट्री, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और CIA थी, इन्होंने मिलकर एक कंपनी इस्टेब्लिश करी। उस कंपनी का नाम था पलंटीर। पलंटीर एक ऐसी कंपनी है अमेरिका में जो आज की डेट में मास लेवल का डेटा एनालिटिक्स करती है सुपर कंप्यूटर्स पे। और सुपर कंप्यूटर्स पे यानी कि वो वाले कंप्यूटर जो कि एक कैलकुलेशन को बहुत बड़े नंबर ऑफ डेटा के साथ कर सकते हैं, वो कैलकुलेशंस करने के लिए उस प्रकार की डेटा एनालिटिक्स कंपनी का गठन करा, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश कीजिए। एक जगह पर जब स्टारलिंक बेसिकली सीमलेस लेवल पर सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, एक आगे जाकर लॉन्ग रन में कमर्शियल इंटरनेट वेंचर बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि स्टारलिंक के पास मास लेवल का डेटा होगा। उस डेटा को अगर हमें आज की डेट में इंटरसेप्ट करना है, उस डेटा को आज की डेट में प्रोसेस करना है, तो एक डेटा एनालिटिक फर्म क्रिएट की गई पलंटीर। यहाँ पर गेम क्लियर है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, CIA और एलन मस्क, ये तीनों एकजुट होकर काम कर रहे थे। एक जगह पर स्टारलिंक, दूसरी जगह पर स्टारलिंक के बाद बनी पलंटीर, और पलंटीर के बाद जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनोवेशंस आए, तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनोवेशंस के तहत बना ग्रॉक। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, इंटरनेट के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाएं, सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं। उस इंटरनेट के तहत जब AI सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं, उसके तहत जो डेटा एनालिटिक्स होगा, तो वो पूरा एक इकोसिस्टम अमेरिका के पास आ जाएगा। और ये देखिए कि ये सारा का सारा कवर था एक कमर्शियल वेंचर के तहत, एक व्यापारी के तहत। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं रुकी, ये चीज़ आगे बढ़ी। ये आगे कैसे बढ़ी कि जब ये स्टारलिंक का पूरा प्रोजेक्ट कंसेप्चुअलाइज हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, धीरे धीरे AI के इनोवेशंस हुए, AI के इनोवेशंस के बाद पलंटीर के बाद ग्रॉक। जब ये चीज़ पूरी बनी, इसके बाद एक चीज़ तय हो गई। अमेरिका की CIA ने और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और एलन मस्क ने मिलकर एक नए प्रोजेक्ट को कंसेप्चुअलाइज किया, जिसको हम आज की डेट में कहते हैं स्टार शील्ड प्रोजेक्ट।
ये स्टारशील्ड प्रोजेक्ट क्या है? स्टारशील्ड प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका में एक इंटेलिजेंस, मिलिट्री, इंडस्ट्री, स्पेस कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया जा रहा है। ये जो इंटेलिजेंस, मिलिट्री, इंडस्ट्री, स्पेस कॉम्प्लेक्स है, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि सबसे पहले यहाँ पर सैटेलाइट्स के तहत पहली बात तो इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाएगी। ये वही सैटेलाइट्स हैं जो स्टारलिंक का इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी। उन्हीं सैटेलाइट्स में एडिशनल लेवल पर टेक्नोलॉजी प्रदान की जाएगी, जिसके तहत वही सैटेलाइट्स जो आज की डेट में बेसिकली इंटरनेट दे रही हैं, उसी के तहत इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है। इस चीज़ को गौर कीजिए कि जितनी भी स्टारलिंक की सैटेलाइट्स हैं जो एलोन मस्क कहता है कि मेरे कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में नहीं। स्टारलिंक की सैटेलाइट के सारे टर्मिनल्स का डेटा CIA के अंदर स्थित नेशनल रिकनाइसेंस ऑफिस आज की डेट में इंटरसेप्ट करता है, उसका डेटे का प्रयोग वो करता है। इसके साथ साथ ये देखिए कि यहाँ पर सबसे बड़ा उद्देश्य स्टारशील्ड प्रोजेक्ट का ये भी है कि जितना सैटेलाइट के बेसिस पे इंटरनेट होगा, इंटरनेट के तहत जितनी इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी, वो सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग आज की डेट में दी जाएगी कमांडर्स को, मिलिट्री कमांडर्स को। मिलिट्री कमांडर्स उस पूरी इंटेलिजेंस को जो इंटरनेट बेस्ड सैटेलाइट्स के थ्रू जनरेट होगी, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालकर और उनके तहत जो सैटेलाइट्स हाई डेफिनेशन वीडियोस कैप्चर करेंगी, उसके तहत जो वो डेटा कैप्चर करेंगी, उसके तहत आज की डेट में मिलिट्री कमांडर्स बैठकर उस डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स के तहत मैनिपुलेट करके, मॉडिफाई करके, यूज़ करके डिज़ाइन करेंगे फ्यूचर में ड्रोन्स। अब आप दो चीज़ों को समझिए, क्योंकि स्टारशील्ड प्रोजेक्ट एलन मस्क, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और CIA का पेट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत सैटेलाइट इंटरनेट से जनरेटेड इंटेलिजेंस, उस सैटेलाइट इंटेलिजेंस से जनरेटेड हाई डेफिनेशन वीडियोस, उन वीडियोस और सैटेलाइट इंटरनेट के तहत इंटेलिजेंस गैदर की गई को पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स के तहत एनालिसिस करके जब मिलिट्री के कोर कमांडर्स ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करके उन ड्रोन्स को डिज़ाइन करेंगे इस इंटेलिजेंस के बेसिस पे, तो जाहिर सी बात है कि पहली बात तो फ्यूचर वॉरफेयर होगी एक मोज़ैक वॉरफेयर। मोज़ैक वॉरफेयर, MOSAIC, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्यूचरिस्टिक वॉर मोज़ैक वॉर है। एक मोज़ैक वॉर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, स्पेशल फोर्सेस का और ड्रोन्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके तहत एक स्मार्ट यूनिट बेस्ड वॉर क्रिएट की जाती है। अब दो चीज़ें समझिए जो मैंने आपको बोला था। पहली चीज़ कि क्योंकि स्टारशील्ड लगी है इस ड्रोन के पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, इसी रीज़न से अब आप समझिए कि एक जगह पर एलन मस्क बार बार ये स्टेटमेंट देता है कि हमारे को अपनी अमेरिका की एयरफोर्स में सारे जहाज़ों को जंक कर देना चाहिए, सारे जहाज़ बेकार हैं क्योंकि फ्यूचर वॉरफेयर ड्रोन वॉरफेयर है। एलन मस्क की स्टेटमेंट्स को आज आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए तो वो सर्च के तहत भी आपको समझ आएगा, अगर आपने ये स्टेटमेंट्स नहीं सुनी, कि उसको लगाव इतना ड्रोन्स के साथ क्यों है। दूसरा, वो लगाव ड्रोन्स के साथ इसलिए है क्योंकि आज की डेट में वो लॉन्ग रन में चाहता है कि अमेरिका की एयरफोर्स में ग्रेजुअली पहली बात तो जितने भी जहाज़ हैं, जितने भी पायलट्स हैं, इनको जंक कर दिया जाए और इनको रिप्लेस किया जाए हाई क्वालिटी AI ड्रिवन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के तहत, उस सैटेलाइट इंटरनेट के बेसिस पे इंटेलिजेंस ड्रिवन ड्रोन्स से। इस रीज़न से अब आप दूसरी चीज़ को समझिए कि क्यों आज की डेट में एलन मस्क, जिसको चला रहा है, जो कि है अमेरिका का राष्ट्रपति, उल्टा नहीं है, एलन मस्क ट्रंप को चला रहा है, ट्रंप एलन मस्क को नहीं चला रहा है। इसी रीज़न से आप देखिए कि जो एलन मस्क का आज की डेट में साथी है, जिसको हम कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो आज की डेट में पूरे विश्व को अमेरिका के जहाज़ बेचने में क्यों लगा है। अब आपको समझ आएगा अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें कि क्यों पिछले महीने जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे गए तो वहाँ जाकर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि आप हमसे F-35 खरीद लीजिए। मैंने F-35 के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाकर आपको बताया था कि वो प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत के लिए क्यों हानिकारक है। लेकिन वो अलग बात है कि भारत में कुछ अमेरिका के दलाल हैं जिनको F-35 का एजेंडा चलाने के पैसे मिलते हैं। खैर, हमें उनके ऊपर चर्चा नहीं करनी, लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आज एलन मस्क के ड्रोन वॉरफेयर के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक जगह पर पहली बात डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि हमारे पुराने जहाज सारे बिक जाएं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का भी है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जिन्होंने जहाज़ों पे पैसा लगाया है,
तो वो आज की डेट में नहीं चाहते कि भाई ड्रोन वॉरफेयर आ जाए जिससे कि सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ सिर्फ एलन मस्क के हाथ में हो जाए। तो उन्होंने एलन मस्क के इस ड्रोन वॉरफेयर को काउंटर करने के लिए हाल ही में आपने देखा होगा कि जो अमेरिका ने F-47 की बात करी, वो F-47 के तहत फिर ट्रंप ने आकर स्टेटमेंट दी कि इसके जैसी टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में है ही नहीं और इसके जैसी कोई टेक्नोलॉजी विश्व में आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप फंसा हुआ है एक जगह पर अपने साथी का, जिसको बेसिकली उसको नर्चर करके प्रयोग करना है, जिसके पैसे के तहत वो बेसिकली अपना खेल खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को आज की डेट में ड्रोन वॉरफेयर वर्सेज F-47, खैर ये अमेरिका का आपसी अपना मामला, हमें उसमें क्या लेना देना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये स्टारशील्ड प्रोजेक्ट बन गया, स्टारशील्ड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया, सवाल उठता है कि ये फिर आज की डेट में एग्जीक्यूट कैसे होगा। इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है 2019 में। 2019 में इसी स्टारशील्ड प्रोजेक्ट के तहत जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, सैटेलाइट इंटरनेट का प्रयोग, सैटेलाइट इंटरनेट से इंटेलिजेंस जनरेशन का प्रयोग, उस इंटेलिजेंस के तहत AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर्स के तहत जो कोर कमांडर्स थे उन्होंने ड्रोन्स का प्रयोग करा, तो सबसे पहला टारगेट इनका था 2019 में ईरान का कुर्द फोर्स का कमांडर जिसका नाम था कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी को मारने की प्रक्रिया जो वहाँ से 2019 में चालू हुई, ये जाके मैनिफेस्ट करी 2022 में दो जगहों पर। पहली जगह जहाँ पर ये मैनिफेस्ट करी वो बेसिकली थी यूक्रेन और दूसरी जगह था मणिपुर। तो यूक्रेन, मणिपुर, ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यूक्रेन में उस युद्ध को बेसिकली रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए गेम खेला गया। रशिया ने हमेशा से एक सिंपल बात बोली है कि रशिया और अमेरिका के बीच में अग्रीमेंट था जो 1990 के दशक में हुआ था। उस अग्रीमेंट के तहत इन दोनों देशों ने ये अग्री किया था और अमेरिका ने ये उस अग्रीमेंट के तहत बात बोली थी कि सोवियत यूनियन के जो इमीडिएट बॉर्डर वाली टेरिटरीज हैं, हम वहाँ पर नेटो को बेसिकली प्रमोट नहीं करेंगे और किसी भी ऐसे देश को नेटो की मेंबरशिप नहीं देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, यूक्रेन को बार बार उकसाना कि भाई हम तुम्हें नेटो की मेंबरशिप देंगे, यूक्रेन के अंदर लीडरशिप बदलना, लीडरशिप बदल के ऐसे जोकरों को लीडर बनाना जो कि वहाँ पर खड़े होकर बातें करेगी हमें नेटो की मेंबरशिप चाहिए, नेटो की मेंबरशिप चाहिए। इससे रशिया इरिटेट होता है। अब दिक्कत ये थी कि 2019 में कासिम सुलेमानी का एक इंसिडेंट था, वो तो मार दिया आपने उसको। ऑब्जेक्टिव अमेरिका का ये था कि ये बेसिकली इस पूरे स्टारशील्ड को एग्जीक्यूट अफगानिस्तान में करना चाहते थे, पर क्योंकि कोरोना काल आ गया अफगानिस्तान को इनको बीच में डंप करके भागना पड़ा। जब ये अफगानिस्तान को डंप करके भागे तो इनके पास अब ऑब्जेक्टिव था कि कुछ नया थिएटर क्रिएट करें, क्योंकि अब नया थिएटर कोविड काल में क्रिएट तो हो नहीं सकता था। तो इन्होंने फिर वही गेम खेला, इन्होंने यूक्रेन को प्रोवोक करना चालू करा। वहाँ पर जो उनका जोकर ज़ेलेंस्की है, जिसके भाई बंधु पूरे विश्व तौर पर हमारे भारत में भी पाए जाते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति का प्रयोग करके उन्होंने उसको प्रोवोक किया। और क्या हुआ इसका नतीजा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध छेड़ दिया। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध छेड़ा, आप समझने की कोशिश कीजिए कि यूक्रेन एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया स्टारशील्ड के लिए। स्टारशील्ड का मतलब है स्टारलिंक के लिए, स्टारलिंक का मतलब है एलन मस्क के लिए, एलन मस्क का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और CIA के लिए। क्योंकि जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जैसे ही ये लड़ाई 2022 में चालू हुई, सबसे पहले अमेरिका का निर्णय आया कि स्टारलिंक की सुविधा यूक्रेन को प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि यूक्रेन एक टेस्टिंग ग्राउंड था। यूक्रेन में जब स्टारलिंक प्रोवाइड किया गया तो यूक्रेन के ट्रूप्स को, जो यूक्रेन की सेना थी, उसको स्टारलिंक के सैटेलाइट्स दिए गए। सैटेलाइट्स के साथ साथ उसको सैटेलाइट के तहत इंटरनेट प्रोवाइड किया गया। और सबसे बड़ी बात कि जो यूक्रेन के उस समय सेना में कोर कमांडर्स थे, उन कमांडर्स के पास जब स्टारलिंक की सुविधा प्रोवाइड की गई तो उस स्टारलिंक की सुविधा के तहत उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने उस स्टारलिंक का प्रयोग करके इंटरनेट हॉटस्पॉट्स हर जगह क्रिएट किए, जिससे कि उन्होंने रूस की सेना को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। लेकिन रूस की सेना को जब वो मार गिरा रहे थे तो रूस की सेना उसी समय आक्रमण करते हुए जब आगे बढ़ी और रूस की सेना ने भी जब बेसिकली यूक्रेन के सेना के लोगों को मारना शुरू किया तो रूस की सेना ने एक और काम किया। उन्होंने उन्हीं स्टारलिंक डिवाइसेस का जो यूक्रेन की सेना प्रयोग कर रही थी, वो सारे के सारे डिवाइसेस को उठाने लग गए। और वो सारे इलीगल डिवाइसेस को जब उन्होंने उठाकर पूरा का पूरा तख्ता पलट दिया यूक्रेन और रशिया के युद्ध का, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि उस युद्ध के तख्ता पलटने के बाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और एलन मस्क के बीच में, जो कि उस समय एक दूसरे के साथी थे, एक अनबन पैदा हुई। अनबन इसलिए पैदा हुई क्योंकि जब स्टारलिंक के टर्मिनल्स रूस के हाथ लगे तो रूस के हाथ लगने के दौरान रूस ने तख्ता पलटना शुरू कर दिया। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय बार बार एलन मस्क को बोला कि आप ये रूस के हाथ लगे हुए टर्मिनल्स को बंद कीजिए,
क्योंकि आपके पास कंट्रोल है। लेकिन उसने कहा कि भाई मुझे एग्जैक्टली थोड़ी पता है कि किस बंदे के हाथ में क्या कंट्रोल है, क्योंकि स्टारलिंक के टर्मिनल को आज की डेट में ग्राउंड लेवल पर अगर कोई व्यक्ति वो या तो रूस का हो या यूक्रेन का हो कोई प्रयोग कर रहा है, तो वहाँ पर कोई आधार ऑथेंटिफिकेशन और OTP तो आ नहीं रहा है जिसके तहत ये चीज़ चल रही है। तो हमें कैसे पता कि वो किसके हाथ में है? इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की CIA ने एक नई प्रक्रिया को उस समय अंजाम दिया। नई प्रक्रिया क्या थी? उन्होंने 2 चीज़ें करी। अमेरिका की CIA ने सबसे पहले स्टारलिंक का प्रयोग करके, जो यूक्रेन के हाथ में उस समय था, पहली बात तो रूस के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल लेवल पर डिसइंफॉर्मेशन ऑपरेशन शुरू किया। वो साइकोलॉजिकल लेवल पर डिसइंफॉर्मेशन ऑपरेशन कैसा था कि उन्होंने उन्हीं स्टारलिंक टर्मिनल्स का प्रयोग करके, क्योंकि उनको मालूम था कि कुछ स्टारलिंक के टर्मिनल्स रशिया के हाथ में भी हैं, तो वो बेसिकली एक फॉल्स मैसेज को स्प्रेड करने लगे। फॉल्स मैसेज क्या था? सबसे पहला फॉल्स मैसेज ये था कि रशिया के जो सेना है उसके पास सर्दियों में कपड़े पहनने के लिए और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अब पैसे ख़त्म हो गए हैं। इस मिस इन्फॉर्मेशन से क्या हुआ कि जो स्टारलिंक के टर्मिनल्स उस समय रूस के हाथ लगे हुए थे और रूस की सेना के हाथ लगे हुए थे, उनके अंदर एक मैसेज आ गया कि भाई हमारी सेना के पास तो जो है बेसिकली इस समय यूनिफॉर्म्स नहीं है, कपड़े नहीं हैं और सर्दियां आ रखी हैं, हम कैसे लड़ेंगे? इससे वॉर फाइटिंग एबिलिटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और सिर्फ ये नहीं हुआ, इसी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में एक और गेम खेली गई। अमेरिका ने, CIA ने स्टारलिंक के तहत एक मैसेज एक और पोर्ट्रे करना चालू कर दिया कि बहुत सारे यूरोप में जो बहुत सारे रूस के सैनिक इस समय लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ, उस रूस के सैनिकों को बेसिकली फ्रॉस्ट बाइट हो गया है, यानी कि उनको आज की डेट में सर्दी लग गई है इस प्रकार की कि वो लड़ नहीं पा रहे हैं। तो इससे रूस की सेना का जो बल था, उसका जो बेसिकली मानसिक परिस्थिति थी, उसको अफेक्ट करने की कोशिश पहली बात तो की गई। अच्छा, अब दूसरी बात क्या थी? CIA ने एक नया एक्सपेरिमेंट ये भी किया यूक्रेन में 2023 में। उन्होंने जब ये बात देखी कि भाई रूस के हाथ कुछ टर्मिनल लगे हुए हैं और हम यूक्रेन को अदरवाइज स्टारलिंक का इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नया खेल खेला गया वो ये था कि अमेरिका की CIA ने यूक्रेन के जोकर को बोला, जो यूक्रेन का पप्पू है ज़ेलेंस्की, उसको बोला कि देखिए आप अपने सिटीजन्स को मोटिवेट कीजिए कि वो स्टारलिंक जिनको हम इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्रयोग करके रूस के बारे में इंफॉर्मेशन दें। और ब्यूटी देखिए कि 2023 में जब ये बात यूक्रेन में बोली गई, उस समय यूक्रेन में 2,60,000 जितने यूक्रेन के सिविलियंस थे, उन सिविलियंस ने अपने स्मार्टफोन्स का प्रयोग करके, स्मार्टफोन्स में स्टारलिंक इंटरनेट का प्रयोग करके, उस समय रशिया यूक्रेन की लड़ाई के दौरान सबसे पहली बात स्मार्टफोन्स के तहत रशिया के जितनी भी सेना यूक्रेन के अंदर घुस रही थी अलग अलग जगहों पर, उनकी इमेजेस को कैप्चर कर करके स्टारलिंक को अपलोड कर करके जो है यूक्रेन की सेना को दी। और यूक्रेन की सेना बोल रही थी कि हमें अपने सिटीजन्स को तैयार रखना है कि वो भी बेसिकली हमारे को इस वॉर में मदद करें। ब्यूटी देखिए क्या थी, यूक्रेन के लोग इमेजेस कैप्चर कर करके स्टारलिंक के इंटरनेट के तहत स्मार्टफोन्स का प्रयोग करके यूक्रेन की सेना को दे रहे थे। और यूक्रेन की सेना वो सारी की सारी इमेजरी को इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर रही थी स्टारलिंक के तहत इमीडिएट लेवल पर अमेरिका में बैठे हुए नेटो के कोर कमांडर्स को। और नेटो के कोर कमांडर्स वहाँ से बैठकर उस पूरे डेटा को ग्राउंड लेवल पर कैप्चर करके एनालाइज करके यूक्रेन की सेना को बोल रहे थे कि अपने ड्रोन को यहाँ लेके जाओ, अपने ड्रोन को यहाँ लेके जाओ। आप खेल को समझिए, ये है डेंजर असल में स्टारलिंक का। अगर आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि किस प्रकार से स्टारलिंक एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और वो ट्रांसफॉर्म करने की परिस्थिति में है एक वॉरफेयर के सिचुएशन में, जिसके तहत सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है अमेरिका जैसे देश में, जहाँ पर वहाँ के कोर कमांडर बैठकर इस पूरे डेटा पे AI लगाकर ड्रोन्स को बेसिकली डायरेक्ट कर रहे हैं कि कैसे खेल खेला जाएगा। तो एक चीज़ तो तय थी कि ये सारी प्रक्रिया हुई यूक्रेन में, और क्योंकि बाइडन और एलन मस्क के बीच में एक अनबन हो चुकी थी, तो जाहिर सी बात है कि एलन मस्क ने अपना सारा फोकस शिफ्ट कर दिया कमला हैरिस के बजाय, जो कि अमेरिका की पप्पू दीदी थी, उनके सवाए बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब वो जुड़ गया, तो अब आज की डेट में सारा फोकस ये है कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बोली है कि देखिए साहब, यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग स्टारलिंक को टेस्ट कर चुके हैं, और आज की डेट में ट्रंप का सबसे बड़ा फोकस रशिया नहीं है, ट्रंप का सबसे बड़ा फोकस गाज़ा पट्टी नहीं है, ट्रंप का सबसे बड़ा फोकस है चाइना। यूक्रेन के इस टेस्टिंग ग्राउंड के बाद
ये सारी की सारी प्रक्रिया अब चाइना की ओर जाएगी। और इसी रीज़न से अब आप कनेक्ट करके देखिए डॉट्स को, तो आप समझेंगे कि चाइना जैसा देश उस समय जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था तो वो क्यों रशिया के साथ खड़ा था और यूक्रेन के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि यूक्रेन एक टेस्टिंग ग्राउंड है, क्योंकि यूक्रेन की इस टेस्टिंग ग्राउंड के सक्सेस के बाद ये स्टारलिंक का प्रयोग मेरे आसपास किया जाएगा। और आज चाइना के आसपास की जो सबसे बड़ी टेरिटरी है जहाँ पर ये खेल खेले जाने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि भारत है। तो भारत क्या है? एक नया टेस्टिंग ग्राउंड। क्योंकि भारत में अब क्या होगा, वही सेम खेल यूक्रेन वाला। कमर्शियल लेवल पर पहले सैटेलाइट इंटरनेट आएगा। कुछ हमारे यहाँ पर जो अनफॉर्चुनेट लेवल पर ये जो बिजनेसमैन हैं पैसे के लिए देश बेचने के लिए तैयार हैं, ये आज की डेट में अग्रीमेंट्स कर बैठे हैं। अब सारा गेम सरकार के हाथ में है कि क्या सरकार इसको सहमति देगी या नहीं देगी। अब दूसरी चीज़ को देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है आज की डेट में, क्योंकि इनका उद्देश्य है चाइना, क्योंकि इनका उद्देश्य है कि चाइना की टेरिटरी के बारे में हमारे पास इस प्रकार का गेम खेला जाए कि चाइना को स्टारलिंक के तहत डिसमेंटल किया जाए। और चाइना में क्योंकि स्टारलिंक तो कभी जाएगा नहीं, तो चाइना के आसपास की पेरिफेरल टेरिटरीज में अगर स्टारलिंक हो तो क्यों ना उस स्टारलिंक का चाइना के आसपास की पेरिफेरल टेरिटरीज में प्रयोग करके चाइना में अनरेस्ट क्रिएट किया जाए। और ये चीज़ें और भी गतिविधियाँ आगे बढ़ती हुई दिखती हैं अगर आप 2-3 चीज़ों को गौर करें कि भाई सबसे पहले आज की डेट में एक टेरिटरी है ताइवान। आज की डेट में अमेरिका के अंदर एक डिस्कशन चल रहा है कि क्या ताइवान को स्टारलिंक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और ताइवान को अगर स्टारलिंक मिल जाता है, वियतनाम को स्टारलिंक मिल जाता है, भारत स्टारलिंक में आ जाता है, उसके साथ साथ अगर आज की डेट में मान लीजिए लॉन्ग रन में ये लोग मंगोलिया को स्टारलिंक दे देते हैं, सेंट्रल एशिया के किसी देश में आकर स्टारलिंक दे देते हैं, तो चाइना को ये लोग चारों तरफ से घेर लेंगे स्टारलिंक से। पहली बात। तो दूसरी सबसे बड़ी बात, गेम सिर्फ स्टारलिंक से चाइना को घेरने का नहीं है। आपको सभी को पता है कि चाइना आज की डेट में हुआवाई टेक्नोलॉजी के तहत 5G को बेसिकली ग्लोबल लेवल पर लॉन्च कर रही है। यहाँ पर खेल है कि इस 5G को भी काटा जाए। अब 5G को कैसे काटा जाए? 5G को काटने के लिए 6G पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 5G को काटने के लिए 5G का प्रयोग किया जाए। और यहाँ पर गेम आता है सैटेलाइट्स का। सैटेलाइट के थ्रू जब आप इंटरनेट को प्रोवाइड करते हैं तो ये इंटरनेट प्रोवाइड होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के तहत। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एक विश्व तौर का संगठन है जो ग्लोबल लेवल पर स्पेक्ट्रम देता है इंटरनेट को लेके। अब वो इंटरनेट चाहे ऑप्टिकल फाइबर से हो या सैटेलाइट से हो, उसका सारा का सारा खेल ITU के तहत होता है। इस समय अमेरिका में सबसे बड़ा उद्देश्य US का ये है कि वो आज की डेट में ITU को प्रेशराइज कर रही है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को प्रेशराइज कर रही है कि सैटेलाइट लेवल पर जितना इंटरनेट का स्पेक्ट्रम है वो केवल और केवल स्टारलिंक के हाथ में ही आ जाए। और स्टारलिंक मात्र आज की डेट में केवल एक ऐसा पहला प्रसिद्ध स्टेट बैक्ड, स्टेट सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जो आज की डेट में अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और CIA के साथ मिलकर स्टार शील्ड प्रोजेक्ट के तहत ये प्रोवाइड कर रहा है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एक कमर्शियल वेंचर के तहत पूरे वर्ल्ड में। तो उसका उद्देश्य ये है कि पहली बात, सैटेलाइट लेवल का जितना स्पेक्ट्रम है वो सारा का सारा अमेरिका के हाथ में आ जाए। क्योंकि कल को मान लीजिए अगर चीन या रूस, कोई भी ऐसा देश लॉन्ग रन में सैटेलाइट इंटरनेट को बेसिकली मैन्युफैक्चर करके बनाने की कोशिश करता है और प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, तो उसके पास स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कल को भारत मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई ऐसा प्लेयर इमर्ज करता है, खैर करेगा नहीं यहाँ पर क्योंकि हमारे यहाँ पर देश बेचने वाले लोग बहुत हैं, वो अगर कोई इमर्ज करता है कि हम भी भारत में एक अपना इंडिजीनस आत्मनिर्भर सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, वो प्लेयर ऑलरेडी ख़त्म है क्योंकि उसके लिए अब स्पेस बचेगी नहीं। क्योंकि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के तहत स्पेक्ट्रम जितना भी है, पहली बात तो वो स्टारलिंक की ओर जा चुका होगा। अब इस पूरे गेम प्लान के तहत भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की आज की डेट में स्टारलिंक को लेकर रिपोर्ट क्या है, उनकी रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट कही गई हैं। पहली चीज़ उन्होंने ये कही है कि स्टारलिंक को देखकर अगर हम देखें तो स्टारलिंक का सबसे बड़ा फोकस है चाइना, भारत नहीं है। भारत एक व्यापार का मॉडल है, असली गेम चाइना में है। अब यहाँ पर क्या खेल है? खेल यहाँ पर ये है कि जब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये कहती है कि चाइना आज की डेट में सैटेलाइट इंटरनेट को बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं कर रहा है। कितनी सरप्राइजिंग बात है। चाइना को अगर आप आज की डेट में बोलें कि ये बैग है, इसकी कॉपी बनानी है, वो 10 मिनट में कॉपी कर देगा। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट पिछले 6-7 सालों से चल रहा है।
लेकिन आप ब्यूटी देखिए कि चाइना ने इस सैटेलाइट इंटरनेट को टारगेट और काउंटर करने के लिए पहली बात तो कोई प्रक्रिया ही नहीं करी। हुआवाई, 5G, चाइना आज की डेट में सैटेलाइट इंटरनेट शब्द अपने मुंह से नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का मानना है कि चाइना ने 1980 और 1990 के दशक में जो शीत युद्ध के दौरान स्टार वॉर्स, जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में मैंने चर्चा की थी, उस प्रोजेक्ट को समझ के अपनी रणनीति बनाई है। चाइना ये चीज़ जान चुका है कि मुझे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के चक्कर में अमेरिका से कम्पीट नहीं करना है। इसी रीज़न से आप देखिए कि भारत की आज इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कहती हैं कि चाइना आज की डेट में दो चीज़ों पे खास फोकस कर रहा है, माइक्रोवेव वेपन्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। और यहाँ पर यह गेम समझने की आवश्यकता है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। खुलासा यहाँ पर यह किया गया है कि चाइना आज की डेट में अमेरिका के साथ एक खेल खेल रहा है। खेल क्या है? चाइना आज की डेट में जानबूझ के इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, इन जगहों पर गतिविधियां कर रहा है। गतिविधियां कैसी कर रहा है कि वो यहाँ पर मैरीटाइम कॉमर्स को रोकने की, उसके अंदर बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य एक इम्पॉर्टेंट है। उसका उद्देश्य ये है कि अगर इस पूरे वाइटल एरिया में, जहाँ पर इंडियन ओशन है, जहाँ पर साउथ चाइना सी है, जहाँ से आज की डेट में विश्व का व्यापार हो रहा है, अगर इस व्यापार के सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में अगर मैं कोई बाधाएं क्रिएट करता हूं, तो वो बाधाएं सिर्फ इन देशों को जो इस एरिया के आसपास है उनको अफेक्ट नहीं करेंगी, अमेरिका को अफेक्ट करेंगी। खेल समझिए दोस्तों। चाइना कह रहा है कि मेरी रणनीति ये है कि मैं इन एरियाज में अमेरिका के कॉमर्स को, अमेरिका के कमर्शियल इंडेवर्स को यहाँ पर हर्ट करता हूँ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अमेरिका जो है इस एरिया में व्यापार बचाने के लिए गतिविधियां करेगा। अमेरिका की गतिविधियों की आप क्रोनोलॉजी देखिए। सबसे पहली गतिविधि 2018 में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। दूसरी गतिविधि 2021-22 में कंसेप्चुअलाइज किया ऑकस अलायंस। ऑकस अलायंस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस अलायंस। तो ऑकस अलायंस, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और तीसरा है 2022-23 से चर्चाएं करना इंडो पैसिफिक की। चाइना इसी खेल पे खेल रहा है। चाइना कह रहा है कि अगर इस पूरे एरिया में अमेरिका के कमर्शियल इंडेवर्स को काउंटर करने के लिए मैं कुछ गतिविधियां कर दूं, तो अमेरिका उन गतिविधियों को बचाने के लिए, काउंटर करने के लिए अपनी प्रेजेंस यहाँ रखेगा। जैसे ही अमेरिका अपनी प्रेजेंस यहाँ पर लाएगा, और आज की डेट में अमेरिका चाहे क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ ऑस्ट्रेलिया को बैठकर न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का काम सिखा रहा है, और यहाँ पर इंडो पैसिफिक में भारत जैसे देशों को बोल रहा है कि चलिए आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। इस खेल का असली गेम क्या है? चाइना यहाँ पर अमेरिका की एनर्जी और अमेरिका के रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रहा है। अब डाइवर्ट कैसे कर रहा है? क्योंकि अगर वो इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी से लेकर इस इंडो पैसिफिक एरिया में गतिविधियां करेगा, तो अमेरिका इन गतिविधियों को काउंटर करने के लिए यहाँ पर मैरीटाइम खर्चा करेगा। उस मैरीटाइम खर्चे के लिए जहाँ पर ये सारे देश, अमेरिका नेवल एक्सरसाइज से लेकर नेवल मॉडर्नाइजेशन करेंगे, चाइना उसी चीज़ को साथ में करेगा। चाइना भी आज की डेट में अगर आप देखें तो नेवल मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। चाइना आज की डेट में सबमरीन्स बना रहा है। चाइना के पास इस मोमेंट पर 65 सबमरीन्स हैं। चाइना का टारगेट है 2035 तक 125 सबमरीन बनाने का। चाइना आज की डेट में सबमरीन्स इसलिए बना रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि अमेरिका यहाँ पर यही काम कर रहा है। अमेरिका को वो काम करने के लिए चाइना उसको यहाँ पर लेकर आया है डिलिबरेटली। और चाइना क्या कर रहा है? चाइना अगर अमेरिका को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में सबमरीन्स बना रहा है, तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहती है कि यही खेल है चाइना का, कि वो ये सबमरीन्स अमेरिका के साथ लड़ाई करने के लिए यहाँ पर नहीं बना रहा है। वो ये सबमरीन्स जो बना रहा है, इन सबमरीन्स के तहत वो आज की डेट में इन सबमरीन्स को इक्विप कर रहा है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और माइक्रोवेव वेपन्स के साथ। उसका खेल ये है कि इस पूरे इंडो पैसिफिक में आज की डेट में जब अमेरिका इस इंडो पैसिफिक रीजन में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, तो इस पूरे सैटेलाइट इंटरनेट को अगर मुझे हार्म करना है, खराब करना है,
और उसके लिए मुझे अपनी सबमरीन्स बनानी है, सबमरीन्स को इक्विप करना है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से। अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एक ऐसे प्रकार का वेपन होता है, अगर एक मैं साधारण लैंग्वेज में आपको बोलूं, कि एक सबमरीन के अंदर एक वेपन बेसिकली यहाँ पर लगाया जाता है। ये वेपन के साथ वो सबमरीन पानी में डूब जाती है क्योंकि वो पनडुब्बी होती है। अब आज की डेट में अमेरिका की क्या ऑब्जेक्टिव है? अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है कि इंडो पैसिफिक में सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक का आ जाए भारत के थ्रू, भारत एक हब बन जाए स्टारलिंक का। दूसरा ये है कि चाइना आज की डेट में ये कर रही है कि वो पूरे इलाके में पहली बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप सीक का प्रयोग करके और अन्य अदर सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करके, जो उसने मिलिट्री लेवल पर भी बनाए हैं, वो बेसिकली पहली बात तो इस पूरे के पूरे एरिया में एक सैटेलाइट्स की मैपिंग करेगी। दूसरा क्या होगा, जब स्टारलिंक पूरे इंडो पैसिफिक में आने वाले 10 सालों में आ जाएगा तो वो सैटेलाइट की पूरी मैपिंग सबमरीन से हो जाएगी। सबमरीन से जब वो पूरी मैपिंग हो जाएगी, उसके बाद जब एआई के बेसिस पे उन सैटेलाइट्स की मूवमेंट्स का पूरा एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। कल को मान लीजिए भारत अगर स्टारलिंक के तहत काम कर रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना को अगर मान लीजिए अमेरिका को हार्म करना है, अमेरिका के व्यापारिक इंटरेस्ट्स को हार्म करना है, तो वो इन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का जो आज की डेट में इन सबमरीन्स में है, उनका प्रयोग करके स्टारलिंक के पूरे नेटवर्क्स को जैम कर सकती है। अब आप इस चीज़ का खमियाजा सोच के देखिए कि ये भारत के लिए कितना बड़ा सुरक्षा खतरा है, क्योंकि भारत इस मोमेंट पर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। भारत का इस समय प्रायोरिटी भी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और माइक्रोवेव वेपन्स नहीं है। भारत यानी आज की डेट में वल्नरेबल हो जाएगा चाइना के इनडायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और माइक्रोवेव वेपन्स के थ्रू, कि जिसके तहत पहली बात तो पूरा का पूरा ये नेटवर्क जो भारत के ऊपर एक सैटेलाइट इंटरनेट का होगा, अगर उसको जैम करना हो तो स्टारलिंक एक मोमेंट में ये कर सकता है। दूसरी चीज़ को समझिए, जो यूक्रेन के युद्ध में हुआ वो बहुत गहरा है। और अगर आप याद करके रिकलेक्ट करें, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बोली, कि यूक्रेन के युद्ध में जो यूक्रेन की सेना के लोग जो स्टारलिंक के टर्मिनल्स लेकर, वो सेना जो इंटरनेट हॉटस्पॉट्स कहीं पर भी क्रिएट कर रही थी, जब वो सेना को मार गिराया गया, उनके इंटरनेट के हॉटस्पॉट टर्मिनल्स को रूस ने उठा लिया। और जब रूस ने उठाया तो उसने उन इलीगली उठाए हुए टर्मिनल्स का प्रयोग करके वॉरफेयर में तख्ता पलट दिया। एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि क्या ये बात सीआईए को नहीं पता थी? क्या सीआईए अगर चाहती तो आज की डेट में एक ग्राउंड लेवल पर मास ऑफेंसिव क्रिएट करके रूस को वो नहीं टैकल कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं ना कहीं एक वर्ग ऑफ सीआईए जो है, आप कह लीजिए कि सीआईए के अंदर का डीप स्टेट, वो चाहता था कि ऐसी चीज़ हो, क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक टेस्टिंग ग्राउंड था। अब ये चीज़ को आप अप्लाई कीजिए भारत के कॉन्टेक्स्ट में। आज स्टारलिंक भारत में है, कल को मान लीजिए एक ऐसी लड़ाई छिड़ जाए, खुदा ना खास्ता कि कोई ऐसी लड़ाई हो, लेकिन अगर एक लड़ाई मान लीजिए चीन और पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर छिड़ जाए, और इस दौरान चीन और पाकिस्तान के हाथ कुछ स्टारलिंक के टर्मिनल्स लग जाएं, अब ये अगर स्टारलिंक के टर्मिनल्स लग गए उनके हाथ, उसका क्या खमियाजा होगा कि वो स्टारलिंक के टर्मिनल्स का प्रयोग करके पहली बात तो भारत की सेना के तहत डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करेंगे। जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन मैंने आपको रूस के खिलाफ हुआ भी बताया कि हमारे यहाँ पर सेना को फ्रॉस्ट बाइट हो गया, हमारी सेना के पास आज की डेट में जो है बेसिकली क्या है कि कपड़े नहीं है पहनने के, यूनिफॉर्म्स नहीं है। ये दोनों चीज़ें आप समझ रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का खमियाजा उस समय भारत की मिलिट्री के ऊपर और मिलिट्री की इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि वो डिसइंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो उस समय पाकिस्तान और चाइना कर सकता है, इसका टेस्टिंग ग्राउंड मैंने एक शब्द प्रयोग किया था थोड़ी देर पहले, मणिपुर में हो चुका है। जब भारत की सरकार ने 2023-24 में मणिपुर की समस्या को झेलते हुए 2024 के एंड तक आते आते एक निर्णय ये लिया कि वहाँ पर जब हिंसा बढ़ गई तो उन्होंने इंटरनेट को सस्पेंड किया। तो आपको याद है कि मणिपुर में कुछ स्टारलिंक के टर्मिनल्स पाए गए थे इलीगल, और उन स्टारलिंक के टर्मिनल्स के बावजूद, पाए जाने के बावजूद, जबकि भारत में स्टारलिंक नहीं है, मणिपुर के अंदर उन कुकी समुदायों के लोगों के हाथ जब स्टारलिंक्स पाए गए थे, वो स्टारलिंक्स के तहत वो बेसिकली इंटरनेट को अभी भी वहाँ पर जगा के रखे थे। तो मणिपुर एक टेस्टिंग ग्राउंड ऑलरेडी बन चुका है। मणिपुर के केस में इन्होंने वो चीज़ प्रैक्टिस कर ली है जो कल को चाइना पाकिस्तान एक लॉन्ग रन में भारत की मिलिट्री के खिलाफ कर सकता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये पॉइंट को एम्फसाइज कर रही हैं कि ये सुरक्षा खतरे हैं स्टारलिंक को लेकर। तो स्टारलिंक, पहली बात तो याद रखिएगा, एक कमर्शियल वेंचर नहीं है।
स्टारलिंक एक डीप स्टेट का अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस CIA बैक्ड प्रोजेक्ट है। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव चाइना है। चाइना ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्रिएट किए हुए हैं। वो पूरे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को डिप्लॉय करके टेस्ट करने के लिए अमेरिका को मूर्ख बना रही है। वो मूर्खता के तहत इंडो पैसिफिक का खेल चल रहा है। उस मूर्खता का अमेरिका का खमियाजा ये है कि इस प्रोजेक्ट में उस अमेरिका के इंडो पैसिफिक को टारगेट करने के लिए चीन अपने सबमरीन्स बनाकर उनमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ला रही है। और चीन को आज की डेट में ये पता है कि अगर भारत में स्टारलिंक आ भी जाए तो मुझे टेंशन ही नहीं लेनी है, क्योंकि मैं उसी के लिए तो तैयारी कर रहा हूँ। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो एक डीपर जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था शायद अब क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ आपके लिए थी स्टारलिंक को लेकर। धन्यवाद।